काला कपड़ा कौन डालता है? कौन है जिसको फवाद चौधरी का मुस्कुराना पसंद नहीं है? फवाद चौधरी के चेहरे के ऊपर जो काला कपड़ा डाला जाता है उस बारे में अदालत में पूछा गया। तफ्तीशी ने कहा जी मैं तो नहीं डालता या मेरा हुक्म नहीं है। तो फिर वो कौन है? मरियम नवाज साहिबा पहुंची हैं। लगभग कई महीने गुजारने के बाद 10 लाख आदमी इकट्ठे करने का एक टारगेट था। आपने क्या देखा एयरपोर्ट? 20 फुट चौड़ाई की सड़क के ऊपर 120 कदम 130 कदम की लंबाई के ऊपर मुकम्मल जलसागाह थी। वो किसी के ऊपर मैं छोड़ देता हूँ, मुस्लिम लीग नून के ऊपर छोड़ देता हूँ कि आप इसको कैलकुलेट कर लें कि जलसागाह आपकी कितनी बड़ी थी। आज जो कुछ हो रहा है, जो एक घुटन की फिजा इस मुल्क में आ गई है, न सिर्फ एक सियासी घुटन बल्कि एक जो मुआशी कत्लेआम हुआ है पाकिस्तान के अवाम का, जिस तरह से मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया गया है पिछले 6-8 महीने में। ये अशराफिया या एक जो सेलेक्ट ग्रुप है जो कि इस मुल्क में अपनी हुक्मरानी चाहता है, चाहे मुल्क भाड़ में जाए। यार तुम लोग इस लेवल पे चले जाते हो, इस मकाम पे चले जाते हो। ओ भाई, आपके मियां बाप के आने से पहले पाकिस्तान जो था दुनिया की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप बोल न्यूज़ देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बहुत सारी खबरें हैं वो आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ और आज हमें बहुत सारे अहम इशूज़ पे बातचीत करनी है। एक तो इंतखाबात की डेट नहीं मिल रही। फवाद चौधरी के चेहरे के ऊपर काला कपड़ा कौन डालता है? कौन है जिसको फवाद चौधरी का मुस्कुराना पसंद नहीं है? कौन है जो उनके चेहरे से भी खौफजदा है और वो उनके चेहरे के ऊपर काला कपड़ा डालने का हुक्म जारी करता है? फवाद चौधरी के चेहरे के ऊपर जो काला कपड़ा डाला जाता है उस बारे में अदालत में पूछा गया। तफ्तीशी ने कहा जी मैं तो नहीं डालता या मेरा हुक्म नहीं है। तो फिर वो कौन है? क्या हमें फिर से ये सवाल पूछना पड़ेगा कि वो कौन था जिसने फवाद चौधरी को इस तरीके से गिरफ्तार करवाया? वो कौन था जिसके कहने पर पुलिस इस्लामाबाद से बाद में निकली और लाहौर में गिरफ्तार पहले कर लिया? यानी 52 मिनट पे इस्लामाबाद से निकली और 40 मिनट पे लाहौर में गिरफ्तार भी कर लिया। वो कौन था जिसके कहने के ऊपर एक सियासी लीडर या कारकुन के चेहरे पे काला कपड़ा डाला जा रहा है और उसकी मुस्कुराहट जो है उससे भी वो खौफजदा है? तो फिर ये एक नई सीरीज शुरू हो जाएगी इन सवालात की। मेरे ख्याल में थोड़ा सा दिमाग से काम लेने की ज़रूरत है और इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिससे पाकिस्तानियों के जहनों में मज़ीद शकूक व शुबहात पैदा हों। मरियम नवाज पाकिस्तान वापस आ गई। इस सिलसिले में मैं सबसे पहले आज के प्रोग्राम में बातचीत करूंगा राय साकिब खरल साहब से। जर्नलिस्ट हैं और फील्ड में बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्टिंग करते हैं। राय साहब बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी थैंक यू इमरान भाई, थैंक यू वेरी मच, आई एम गुड। अच्छा राय साहब, क्या देखा आपने आज मैं देख रहा था कि आपके कुछ क्लिप्स भी जो आपने शेयर किए हुए हैं सोशल मीडिया पे। मरियम नवाज साहिबा पहुंची हैं लगभग कई महीने गुजारने के बाद और उनका इस्तकबाल करने के लिए पूरे पंजाब से गाड़ियां, कारकुन उनको लाना था। कुछ 10 लाख आदमी इकट्ठे करने का एक टारगेट था। आपने क्या देखा एयरपोर्ट पे? अच्छा इमरान भाई, इसमें 2-3 टेक्निकल सी चीजें हैं जो फील्ड का काम करते हैं हम रिपोर्टर वो सारे समझते हैं कि अगर आपने ये देखना है कि वर्कर कहाँ कहाँ से लाए गए हैं तो आप पार्किंग में चले जाएं। जो बसें खड़ी होंगी वहां पर उनके पीछे लगी फ्लेक्सेस देख लीजिए कि कौन सा एमपीए कहाँ से आया है, कितने लोग लेके आए, कितनी बसें। तो जब लोग इकट्ठे होना स्टार्ट हो गए थे तो सबसे पहले मैं पार्किंग में चला गया कुछ 3:30 बजे के करीब, 3:45 बजे के करीब। और यकीन मानिए कि पूरे पंजाब के हर शहर की कोई ना कोई एक बस, कोई एक वैन के पीछे फ्लैक्स या किसी एक गाड़ी के पीछे फ्लैक्स लगी हुई मुझे नजर आई। मतलब कि पूरा जोर लगाया गया, पूरे पंजाब की जो मशीनरी थी मुस्लिम लीग नून की उसको एक्टिवेट किया गया था कि हर हाल में हमने ये जलसा या इस्तकबालिया जो है इसको सक्सेसफुल करना है। अच्छा इमरान भी, आज एक थोड़ी सी बड़ी इंटरेस्टिंग वहां पर स्टोरी हुई। मैं चाह रहा था कि मैं काउंट करूं और मैं देखूं कि फासला कितना है जिसमें इस्तकबालिया का अरेंजमेंट किया गया। सो मेरे साथ जो कैमरामैन थे मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि भाई आप कैमरा ले लें, मैं चलता जाता हूं और आपने मेरे कदम जो है ये रिकॉर्ड करने हैं एंट्री पॉइंट से स्टेज तक। और यकीन मानिए कि पूरा एंट्री पॉइंट से लेके जहां पर चेक पोस्ट थी, पहली चेक पोस्ट, वहां से लेके मरियम नवाज साहिबा के स्टेज तक मुकम्मल कदम मेरे 140 के करीब बने। 120 से 140, मैंने 20 का मार्जिन दे दिया स्टेज को, फिर भी 120 कदम बने थे। और ये एक सड़क की एक साइड थी, डबल रोड है, डबल रोड के साथ शोल्डर है और ये सड़क की जो चौड़ाई है ये कह लीजिए 20 फुट के करीब है। 20 फुट चौड़ाई की सड़क के ऊपर
120 कदम 130 कदम की लंबाई के ऊपर मुकम्मल जलसागाह थी। वो किसी के ऊपर मैं छोड़ देता हूँ, मुस्लिम लीग नून के ऊपर छोड़ देता हूँ कि आप इसको कैलकुलेट कर लें कि जलसागाह आपकी कितनी बड़ी थी, और उसका सबूत मेरे पास मौजूद है। मैंने उसकी वीडियो रिकॉर्ड की हुई है, और मरियम नवाज साहबा जब स्टेज के ऊपर आ गई थी सब रिकॉर्ड की है। पूरा पंजाब था ना इमरान भाई, पूरा जोर लगाया है, पूरे एमपीएस एमएलए। बल्कि इसको आप एवरेज शो क्या कहेंगे राय, आप इसको बोलेंगे ये तो बिलो एवरेज शो है, ये तो वे बिलो एवरेज। वहां पर मुस्लिम लीग के दोस्तों से मुलाकात हुई है, कहते हैं जी कि महंगाई बहुत है, लोग बहुत डिसअपॉइंटेड है, मिसमैनेजमेंट है। हमने जोर लगाया जितना लगा सकते थे, एंड दिस इज द बेस्ट वी कुड डू। हमारी ये परफॉर्मेंस की पूरी पीक है, जितना आप जोर लगा सकते थे। उसके बाद हमने ये क्राउड इकट्ठा किया और बड़ी मेहनत से इकट्ठा किया हमने। अच्छा राय साहब, मुझे ये बताएं कि आपने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुन आजकल देखे हैं, वो बनी गाला में इकट्ठे हो गए हैं। मैंने आपकी 3 दफा वहां पे मैंने खुद भी देखा, मैं 2 दफा गया हूं, तो और भी बहुत सारे मीडिया वाले वहां पे हैं, लाजमन आप भी कवर कर रहे हैं और इसको भी आपने कवर किया। आपने दोनों तरफ के कारकुनों में क्या फर्क देखा? अच्छा इमरान भी, एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट आज हुआ है, मैं इसको नहीं भी कोट करना चाहता था, लेकिन तहरीक ये जमातों के जो कारकुनान है, इनकी थोड़ी सी परवरिश के लिए भी, इनकी थोड़ी सी ग्रूमिंग के लिए भी हमें इस तरह के इश्यूज को टेकअप करना चाहिए। मैं गया हूँ, इवेंट पूरा कवर किया है, मुझे बहुत सारे लोगों ने गिले शिकवे किए हैं कि जी आप हमें ग्रिल करते हैं, आप हमारा साथ नहीं देते, गिले शिकवे किए हैं उन्होंने, लेकिन वो गिले शिकवों की हद तक थे। इवेंट खत्म हो गया है, मैं गाड़ी में बैठकर वहां से निकला हूँ, तो मुस्लिम नून के कुछ, मैं बच्चे कहूँ उनको कि 20-25 साल का बच्चा तो नहीं होता, ये शऊर होता है जो जलसा तक पहुंचा, वही जिसको लाया गया, उन्होंने मेरी गाड़ी के ऊपर भी दावा बोला है। एक ने किया, वो देखता है साकिब गाड़ी में बैठा हुआ है, उसके बाद टीवी के ऊपर आके मुक्के मारना शुरू कर दिए हैं, गाड़ी के बम्पर को आगे टूटे मारना शुरू कर दिए। एंड मजे की बात यह है कि मैं चुप करके गाड़ी में शीशा तक नहीं खोला कि हालात ऐसे हैं कि मैं शीशा नीचे करूंगा तो गिरेबान पकड़ेगा, टॉर्चर की तरफ जाएगा। मैं चुप करके गाड़ी वहां खड़ी करके रुक गया। उसके बाद कुछ एजेड लोग आए हैं, कुछ मिड 60s के अर्ली 70s के लोग आए हैं, उन्होंने आकर उनको कहा कि उसमें तुम्हें कुछ नहीं कहा, ये जी हमारे खिलाफ शोज करता है, ये जी हमारे खिलाफ ट्वीट्स करता है, ये हमें ग्रिल करता है थोड़ा सा। तो उसके बाद आके उन लोगों ने उनको साइड पर हटाया है, मैंने वहां से गाड़ी निकाली है। उसके बाद मैंने निकल कर वहां से नून लीग लाहौर की जो लीडरशिप है इनको कॉल की है, मैंने कहा जी आप लोग ये कंटोनमेंट में हुआ वाकया आपके साथ? एयरपोर्ट के ऊपर, बिल्कुल जी एयरपोर्ट के ऊपर, जहां से मैं निकल जलसागाह थी, जहां पर जलसागाह थी वहां से निकलते हुए बिल्कुल उस स्पॉट के ऊपर हुआ। सॉरी, ये बड़ा बदकिस्मत वाकया है। लोग इस तरह से अगर अटैक करें उन सहाफ़ियों पे, अब सहाफ़ती तंजीमों को और सबको इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए, और पॉलिटिकल पार्टीज़ को पूरा हक है अपनी पॉलिटिकल असम्बलीज करने का, अपने एहतजाज करने का, अपने जलसे जुलूस करने का, लेकिन वहाँ पे कवरेज के लिए जो सहाफ़ी पहुँचते हैं उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी रियासत की है। जिन लोगों ने ये किया है उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है कैमरा से देखकर, तो यहाँ पे CCTV भी होगी और इन लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी है कि अपने कारकुनों को इसका थोड़ा शऊर दे। अब मैं थोड़ी देर में दोबारा बात करूंगा। मैं एक और चीज पूछना चाह रहा था कि वो वर्कर्स थे पॉलिटिकल या लोगों को उठाकर लाया गया था? क्योंकि मैंने जो वीडियोस देखी हैं या तस्वीर देखी हैं उनमें इंतहाई गरीब लोगों को देखा है जो खाना भी मांग रहे थे कि खाना दिया जाए, हमें खाने के वादे पे लाया गया है। क्योंकि गुर्बत बहुत है, लोगों को खाने पीने के लिए नहीं मिल रहा, तो ऐसे भी लोग इकट्ठे हो सकते हैं। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, शिबली फराज साहब आज के प्रोग्राम में, और औरिया मकबूल जान साहब, दोनों हजरात मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का ज्वाइन करने के लिए। राय साहब आएंगे तो दोबारा उनसे बात करेंगे। शिबली फराज साहब, फवाद चौधरी के मुंह पे काला कपड़ा, क्या समझते हैं आप इसे? देखें, बेसिकली तो इससे यही साबित हुआ है कि फवाद चौधरी के साथ जो भी हुआ है सिर्फ एक लफ्ज मुंशी कहने पे अगर हुआ है, तो मैं तो ये समझता हूँ कि इवन लखनऊ में भी मुंशी किसी को कहा जाए तो वो उसको तज़हीक नहीं समझेगा। लेकिन मकसद ये नहीं है। मकसद ये है कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो स्टार स्पोक्स पर्सन हैं फवाद चौधरी, उनको उनका मुंह बंद किया जाए। और जिस तरह के हालात हमने देखे हैं, जिससे कि बदकिस्मती से आप भी गुजरे हैं, कि किस तरह से मुख्तलिफ सहाफ़ियों के साथ किसी को कत्ल कराया गया, किसी को टॉर्चर किया गया, किसी को पाबंद सलासिल किया गया, तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। कि इमरान देखें, आज जो कुछ हो रहा है, जो एक घुटन की फिजा इस मुल्क में आ गई है, न सिर्फ एक सियासी घुटन बल्कि एक जो मुआशी कत्लेआम हुआ है पाकिस्तान के अवाम का,
जिस तरह से मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया गया है पिछले 6-8 महीने में, इससे तो ये जाहिर होता है कि ये चीजें मैटर ही नहीं करती हैं। जबकि मईशत नीचे मतलब खड्डे में मुल्क को डाल दिया है। एक आम गरीब आदमी के लिए रोटी खाना भी मुसीबत बन गई है। और हम क्या कर रहे हैं, हम फवाद चौधरी को पकड़ रहे हैं, हम इमरान रियाज खान को हैरास करने की कोशिश कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं। इमरान खान को किस तरह से हम गिरफ्तार करें, किस तरह मुकदमे उन पे बनाएं, ये सारी चीजें ये जाहिर करती हैं कि मुझसे दिलचस्पी नहीं है। पीडीएम एक उस सिस्टम का एक नुमाइंदा बन गई है जो कि इसमें आप कहें कि ये मुल्क जो कि ये अशराफिया या एक जो सेलेक्ट ग्रुप है जो कि इस मुल्क में अपनी हुक्मरानी चाहता है, चाहे मुल्क भाड़ में जाए। हमने ये देखा है कि अगर आप चाहते हैं कि अगर फवाद चौधरी के गिरफ्तार करने से या उनके मुंह पे काला कपड़ा डालने से इस मुल्क की मईशत ठीक हो सकती है, भला करें। अगर आप समझते हैं कि अगर इमरान खान को आप पाबंदे सलासल करें, आपकी मुल्क की मजीद इज्जत बढ़ेगी, तो आप जरूर करें। अगर आप समझते हैं कि आप अगर जर्नलिस्ट को हैरास करें और उनको सच्ची खबर देने पे आप उनको गिरफ्तार करें, उनको कत्ल करें, अगर इससे इज्जत बढ़ती है या इस मुल्क की मईशत ठीक होती है, इस मुल्क की अक़वाम आलम में इज्जत बढ़ती है, तो जरूर करें। लेकिन हमने तो यही देखा है कि जो आज की जो सूरत हाल है, पाकिस्तान की तारीख में कभी इस तरह की वो डिस्पॉन्डेंसी जिसको आप कहते हैं कि लोग बिल्कुल नाउमीद हो गए हैं। लोग एक ऐसे माहौल में उनको डाल दिया गया है कि कोई हर शख्स जो है तो वो फिजा में तकता है और उम्मीद यही करता है कि ये पता नहीं क्या हो गया है, किस चीज की सजा दी जा रही है इस मुल्क को, क्यों ये सजा दी जा रही है, आया ये मुल्क किसी ने हमें तोहफे में दिया था, ये तो बड़ी कुर्बानियों के साथ हासिल किया गया था। तो आज हमने इस मुल्क को पिछले 70-75 साल में जिस तरीकेकार से हम चलाते आए हैं, जिस तरह से हम इस मुल्क का निजाम चला रहे हैं, आया उसने हमें एक तरक्की पजीर मुल्कों में डाल दिया है, या वो मुल्क जो कि हमारे ही इर्द गिर्द है, उसमें बांग्लादेश को भी देख लें, हम उनसे भी अब गिर गए हैं। ये क्या है? ये मतलब है कि अवाम को तो ये चीज बिल्कुल उनके लिए एक ऐसा खास तौर पे नई जनरेशन के लिए एक ऐसा वो है मुहिम्मा है जिसकी समझ नहीं आती कि भाई ये मुल्क तो सबका है, तो फिर क्यों कुछ लोग जो है तो इस मुल्क के पीछे पड़े हुए हैं, क्यों इस मुल्क की तरक्की किसी को पसंद नहीं है, क्यों इस मुल्क में एक आजाद पुरअमन एक क्रिएटिव प्रोग्रेसिव इस्लामी माहौल हो, जो अपनी लोग जिंदगी कानून के अंदर हो, कानून का जो हुक्मरानी है, जो कि इमरान खान मुतवातर कहते रहते हैं, कानून की हुक्मरानी को जब तक नहीं रिस्टोर किया जाएगा, जब तक इंसाफ नहीं मुहैया होगा, और हमारा अदालतों से भी इमरान बड़ा हमें तवक्को है, हमें उम्मीद है कि फवाद चौधरी साहब का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया अदालत ने अब दोबारा। तो बात यह है कि कल ऐसा लग रहा था कि जुडिशियल रिमांड पे चले गए हैं, फवाद चौधरी को जमानत मिल जाएगी, आज दोबारा से फिर अगली अदालत, फिर 2 रोजा जिस्मानी रिमांड, मैक्सिमम ये मंडे तक चला जाएगा, मंडे को बेल मिल जाएगी। लेकिन अल्टीमेटली ये कोई कत्ल का मुकदमा तो है नहीं। और जिस तरह पाकिस्तान में बगावत के और गद्दारी के मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, ये हम सब जानते हैं कि बगावत का और गद्दारी के मुकदमे की कॉपीराइट किसी के पास नहीं होती, वो रियासत के पास होती है। तो रियासत अगर इस तरह के मुकदमे दर्ज करवा रही है लोगों पर, तो एक्चुअली इससे रियासत अचीव क्या करेगी? जी देखिए, हमारा यही सवाल है कि जो कुछ भी हो रहा है इसका एंड रिजल्ट क्या चाहते हैं। अब देखें, फवाद चौधरी को जब लाहौर से, जिस तरह आपने कहा अपने इब्तिदाइये में कि जज साहब ने कहा कि उनको फौरन आधे घंटे में पेश किया जाए, उनको पूरे इस्लामाबाद में, पूरे लाहौर में घुमाया जा रहा था, और जब जज ने ये फैसला कर लिया कि आपने इनको लाना है यहाँ पे, तो वो बजाय मतलब एक कंटेम्प्ट की और 6 बजे तक का टाइम दिया, आईजी को बुलाया, इस्लामाबाद के आईजी को, यहाँ को, उनको परवाह नहीं थी, यानी कि अदालत के हुक्म की जिस तरह से उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। तो ये क्या शो करता है कि मतलब है कि कानून एक सिर्फ कानून है और वो है डंडे का कानून। अब देखें, जिस मुल्क में डंडे का कानून होगा वहां पे कैसे लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट करेंगे, वहां पे जो हमारे पाकिस्तानी हैं
वो कैसे इसी मुल्क में अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे और अपने मुस्तकबिल को इसी मुल्क तो से। ऐसा लगता है कि इकोनॉमी तो शायद ऐसा लगता है किसी का सब्जेक्ट ही नहीं है, ऐसा लगता है कि इकोनॉमी किसी को परवाह ही नहीं है। सब ये सोच रहे हैं कि किसी तरीके से जो पॉलिटिकल अचीवमेंट है वो मिल जाए। सब ये सोच रहे हैं कि कुछ भी करके जिसको बाहर रखना है बाहर रखें, जिसको अंदर रखें। इस मैनेजमेंट में, यानी पॉलिटिकल मैनेजमेंट सबकी तवज्जो का मरकज है। इकोनॉमी तो जो हालत है, और कल जिस तरह वजीर खजाना ने आकर बात की, बौखलाए हुए भी थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत अजीब थी, लड़खड़ा रही थी उनकी ज़बान, और वो भी अजीब किस्म की बातें करके गए हैं जिनका ना सर था ना पाँव था, बहुत अजीब चीज़ें। और ये मकबूल जान साहब, मरियम नवाज साहिबा की वापसी, PMLN ने एक बड़ा पथेटिक शो किया है। अभी राय साकिब खरल साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो बता रहे थे कि उनके ऊपर गुस्सा भी उतारा कुछ कारकुनों ने, उनकी गाड़ी तोड़ दी है। और उसके अलावा वो कहते हैं जी तकरीबन 120 कदम पे सिंगल रोड के ऊपर ये जलसागाह थी, और वहाँ पे भी बड़ा पथेटिक शो था। और जो लोग वहाँ पे लाए गए थे वो लोग भी वो नहीं हैं जो पॉलिटिकल वर्कर्स होते हैं, ये वो लोग हैं जिनको आप खाना खिलाने के लिए, सैर कराने के लिए, बहुत गरीब लोग हैं, थोड़ा बहुत पैसा दे के आप ले आते हैं, और पूरे पंजाब से गाड़ियां लाकर ये शो किया है। तो फिर आप मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं इंतखाबात में? तो ये तो इंतखाबात में नहीं जाएंगे अगर ये हो जाएगा तो। देखिए गुज़श्ता तकरीबन 8 महीनों से पाकिस्तान ने एक खास किस्म का ट्रेंड देखा है जलसों का, कि आप सिर्फ कॉल करता है कोई पॉलिटिकल लीडर और लोग खुद ब खुद जमा हो जाते हैं। ना वहाँ किसी की पार्किंग की हुई गाड़ियां नजर आती हैं, ना वहाँ कोई और चीज नजर आता है। और दूसरी बात ये होती है कि एक क्राउड होता है जो कि नजर आता है कि किसी शख्स के लिए आया हुआ है, और वो पता चलता है उस क्राउड की इन्वॉल्वमेंट से पता चलता है। ये क्राउड तो एक जमाने में कभी MPA MNA लाया करते थे अपने साथ, अब तो शायद वो भी नहीं आ पा रहा। ये तो बहुत छोटा क्राउड था। लेकिन मैं आपके एक बात पे आज कराना चाहता हूँ, जो मरियम नवाज की तकरीर में उसने 2 एक बातें की, मैंने उस पर लिखा, मुझे बड़ी तकलीफ हुई है। उसने कहा कि मैं इंतकाम नहीं लेती हूँ। ठीक है जी, अब इंतकाम का इल्जाम किससे है? उसके अरशद शरीफ के केस के ऊपर बाकायदा इल्जाम लगा हुआ है। ये तो अल्लाह का है, वो इंतकाम का निशाना। यानी इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने अंदर अरशद शरीफ को कत्ल करवाया। यार तुम लोग इस लेवल पे चले जाते हो, इस मकाम पे चले जाते हो, इल्जाम आप पे लगा हुआ है। बरतानिया के अंदर नसीम हैदर ने जाकर रिपोर्ट की हुई है। आप कहो, साफ कहो कि मैंने आपने इससे पहले ट्वीट भी किया था। और जो जिस अंदाज से उन्होंने गुफ्तगू की है, एक मतलब गुफ्तगू उन्होंने किया है, कहा है कि पाकिस्तान ने 75 साल जो है वही है, उसके बाद 9 साल निकाल दे तो पाकिस्तान जो है वो खंडर होता है। ओ भाई, आपके मियाँ बाप के आने से पहले पाकिस्तान जो था दुनिया की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता था। मुझे BA की वो किताब याद है, वहाँ की जो मेजर्स की, उसकी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की, जो कि TLBS की बरतानिया में पढ़ाई जाती थी। उस किताब के अंदर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, मैंने उसको अपनी लाइब्रेरी में बड़े नुमाया करके रखा हुआ है। उस किताब में लिखा होता केस थे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, दोनों में पाकिस्तान का केस था। आपने तो इस मुल्क को तबाह किया है। असल मसला ये है इमरान रियाज साहब कि ये लोग जो हैं, ये अब इन्होंने अंदाजा हो जाना कल के बाद आप पॉलिटिक्स काफी मुख्तलिफ नजर आएगी आपको, क्योंकि इनको इतना अंदाजा है कि हम इलेक्शन अब जीत नहीं सकते। इस आखिरी कार्ड था मोहतरमा का, जो उन्होंने टीप टॉप करवा के, प्लास्टिक सर्जरी करवा के। साहब, अगर एक खातून पाकिस्तान से गई है सर्जरी करने, उनके वालिद ने उनको तोहफे में एक बड़ा ओहदा भी दे दिया है, अब वो सर्जरी करा के वापस आई है, तो पाकिस्तानी कौम क्यों आए उसको लेने? मुझे ये बात समझ नहीं आती। तो नहीं आई ना, पाकिस्तानी कौम कहाँ आई है? देखिए, मैं लाहौर की सड़कों में, मेरा तो घर एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ है, मैं बड़े आराम से वहां से गुजरा हूँ, और मैंने देखा है। इमरान साहब, मेरी एक जिंदगी है जो कि स्टूडेंट लाइफ की, मैंने सियासी एक कारकुन रहा हूँ, उसके बाद मेरी एक लाइफ है ब्यूरोक्रेसी की, मैं ये जलसे मैनेज करता रहा हूँ। मुझे पता है जलसों का क्राउड का टेम्परामेंट कैसा होता है। इस जुलूस के ऊपर तो एक दफा जोर से, जिसे कहते हैं बिजली की तार ऊपर से गिर जाए तो ये क्राउड डिस्पर्स हो जाता है। ये इस किस्म का क्राउड है। और ये मकबूल जान साहब, फवाद चौधरी के साथ जो हो, और मुंह पे काला कपड़ा पहनाना, पहले भी कपड़ा डाला गया, सबने मजम्मत की, दोबारा कपड़ा डाला गया, और तफ्तीशी कहता है अदालत में मेरा ताल्लुक ही कोई नहीं है, मैंने डाला ही नहीं कपड़ा। तो कपड़ा डालने का हुक्म किसने दिया? ये मामला जो है वो अदालत में उठाया गया, सवाल भी पूछा गया, जज साहब ने कहा जाओ जाके कपड़ा उतारो। तो अब ये फवाद चौधरी का मुझे लगता है तो जो चेहरे पे एक मुस्कुराहट है वो शायद किसी को पसंद नहीं है, और वो फिर उसमें कपड़ा डाल रहे हैं।
तो क्या इस तरह कपड़े डालने से या पर्दे डालने से हकीकत छुप जाएगी? देखिए इमरान साहब, पाकिस्तान में ना, पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, ये दोनों हैं अंग्रेज की तोहफा में दी हुई चीजें। इन दोनों के अंदर एक माइंडसेट था, और माइंडसेट ये था कि हम जो 6 या 7 लाख लोग हैं ना, ये बड़े शहीद पाक में, जो 1860 में ताजियात हिंद आया था, ये हम ही मुहब्बे वतन है, बाकी 30-32 करोड़ इंडियन गद्दार हैं। ये माइंडसेट वहां से अब तक चल रहा है। इसीलिए पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है, वाहिद, मैं बता रहा हूँ, इंडिया में ये तफावत खत्म हो गई है कि जहां बोलने और लिखने की बुनियाद के ऊपर गद्दारी का मुकदमा होता है। यानी आप खुद सोचें कि आप एक कमरे में बैठ के अगर लिखते हैं कि मैं फलां चीज से मैं नाराज हूँ, फौज की नहीं, तो आर्या साहब फिर हम लोग तो सारे बड़े खुशकिस्मत लोग जिन्होंने जो पूरी दुनिया के अंदर दफात खत्म हो गई हैं, उनके मुकदमात लिए हैं अपने ऊपर। यानी हम पाकिस्तान में इस वक्त भी कोई 1 दर्जन के करीब लोग हैं जिन पे ये पर्चे हुए हैं। मसला सारा ये है कि पाकिस्तान के ये सिविल ब्यूरोक्रेसी के लोग जो हैं, ये खुल को बताना चाहिए इनको कि हमें कौन कहता है। मैं बताता हूँ हमें कौन कहता है। मैंने कुछ 6 साल डिप्टी कमिश्नर रहा हूँ, कुछ 3 साल असिस्टेंट कमिश्नर रहा हूँ। हमें वो कहते हैं कि जो अपने आप को समझते हैं कि उन्होंने अफगानिस्तान फतह किया हुआ है, वो कहते हैं, तो जो समझते हैं कि हमने अमेरिका के कहने पर वॉर एंड टेरर के हमें बड़े शहजादे हैं, ये कहते हैं हमें आके। और ये कहते इसलिए हैं कि ये बुनियादी तौर पे इनके दिमाग में एक खन्नास छुपा हुआ है कि बलोच भी गद्दार है, सिंधी भी गद्दार है, पंजाबी भी गद्दार है, और उसके बाद पठान भी गद्दार है। ये चारों उस वक्त मुहब्बे वतन हो जाएंगे कि जब वो लेते हैं यहाँ के। ये है मसला असल। ब्रेक ले लेते हैं सर, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अब कल एक चैलेंज किया मुनाजरे का इसहाक डार साहब ने इमरान खान साहब को। आज उनकी माशी टीम ने इमरान खान साहब की कहा कि ठीक है, इसहाक डार साहब का मुनाजरे का चैलेंज कबूल है, आएँ और बैठें और बैठ के बात करें जो चैलेंज वो करना चाहते हैं मईशत के हवाले से। अब मामला चैलेंजेस तक पहुंच गया है शिबली फराज साहब, और पाकिस्तान की मईशत की हालत ये है कि $3.5 अरब बाकी बचे हैं कौमी खजाने के अंदर ज़र मुबादला के ज़खायर, और ये इतना थोड़ा पैसा है कि एक झटके में पाकिस्तान का ख़त्म हो जाएगा। और दोस्त मुल्कों का पैसा भी पाकिस्तान ने खर्च कर लिया है। कमर्शियल बैंकों से पाकिस्तान ने रिकॉर्ड कर्जे उठा लिए हैं। हमारे पास दालें ख़त्म होने वाली हैं, अद्वियात ख़त्म होने वाली हैं, और कंटेनर्स तकरीबन 6000 कंटेनर्स हमारे बंदरगाह पे खड़े हैं जिनको हम छुड़वा के पाकिस्तान में ला नहीं सकते। अब इस सिचुएशन में IMF अगर पैसा देता भी है तो क्या शिबली फराज साहब हम निकल जाएंगे? देखें, इससे निकलने का कोई चांस नहीं है। उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो ये है कि जिस बुनियादों पे इस इकोनॉमी को चलाया गया खास तौर पे पिछले 30 साल में, उसमें इन्होंने बुनियादी तौर पे इस मुल्क को एक इंपोर्ट डिपेंडेंट मुल्क बना दिया। ये इसहाक डार का कारनामे थे जिसमें कि उन्होंने आर्टिफिशियली डॉलर को खड़ा रखा, और अभी भी बड़े उससे जोम से आए थे कि मैं डॉलर को ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अब 300 के करीब पे पहुंचने वाला है, इस महीने के एंड तक पहुंच जाएगा। दूसरी बात यह है कि जी देखें, मुल्क चलते हैं आईन की और कानून की हुक्मरानी की वजह से। मुल्क चलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट से और लोकल इन्वेस्टमेंट से। जब आपको कानून की हुक्मरानी नहीं और एक ऐसी माहौल में आपको अपनी बिजनेस करनी पड़ेगी जिसमें आपको कल कोई पता नहीं है कि क्या हो, जिस तरह के अभी हुआ है, तो कोई लोकल बंदे भी यहां से जा रहे हैं। यानी यहां से वो ब्रेन ड्रेन तो हो रहा है, लेकिन फ्लाइट ऑफ कैपिटल भी हो रहा है। ये जो डॉलर की जो मांग बढ़ गई है, उसमें ये वजह भी है कि लोग अपनी चीजें बेचकर, सस्ती महंगी बेचकर वो मुल्क से जा रहे हैं, बिकॉज उनको यहाँ पे मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। और मैं उनको ब्लेम भी नहीं करता हूँ, क्योंकि माहौल ऐसे ही बना दिया गया है। यहाँ पे खौफ की फिजा कायम की जा रही है। यहाँ पे ही नहीं, आप अंदाजा करें कि इलेक्शंस कानून में, आईन में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि जिस दिन भी सूबाई असम्बलियां टूटेंगी तो 90 दिन के अंदर इंतखाबात होंगे, और गवर्नर है ये जो भी है, उसने इलेक्शन कमीशन ने इसकी डेट अनाउंस करनी है। अब यहां पे लोग बड़ी ढिठाई से, बड़ी बेशर्मी से
ये जिक्र करते हैं कि पता नहीं जी इलेक्शन 30-90 दिन में नहीं होंगे, और कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। ये कोई मुल्क है? तो ये इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी जिसमें कि आपको यही यकीन नहीं है कि एक आईन कानून जिसकी कि बड़ी क्लैरिटी के साथ जिसकी वजाहत की गई है, वो कवायद और ज़वाबित बड़े क्लियरली लिखे हुए हैं, उसको जो है तो कुछ लोग वो उसको समझते हैं कि वो आईन तो घर की लौंडी है और इधर तो वो जिसकी लाठी उसकी भैंस होगी। तो ऐसे मुल्क कैसे तरक्की कर सकते हैं इमरान भाई? इस मुल्क में तो अभी जो है तो हर कोई रोज़े जजा नहीं, या मौत में भी शिफा नहीं। आप देखें कि जिस तरह के हालात बन गए हैं, हमने अपनी पूरी जिंदगी में, आप तो यंग हैं, पूरी जिंदगी में हमने यही देखा है, लेकिन ऐसे बुरे हालात हमने कभी नहीं देखे। ये ढिठाई के साथ, इक्तदार के साथ चिपटे हुए हैं। देखें किसको बना दिया गया है, अपना पंजाब का वो बना दिया गया है, वो केयर टेकर हुकूमत है, उसमें साफ सुथरे लोग आने चाहिए। ये ड्यूबियस लोग शख्स है, और जो हरकतें कर रहे हैं, जिस तरह इमरान खान की सिक्योरिटी को विड्रॉ कर रहे हैं, पंजाब में भी कर रही है, खैबर पख्तूनख्वा से भी, क्योंकि उनको ऑर्डर आ रहे हैं इंटीरियर मिनिस्ट्री से। उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे हमें कहीं से और से ऑर्डर आ रहे हैं। आप देखें, जब आपके इमरान खान ने किया क्या इस मुल्क के साथ बुरा? इमरान खान ने इस मुल्क को इज्जत दी है, इमरान खान ने इस मुल्क को के लोगों को एक प्राइड दी है, इमरान खान ने इस मुल्क में एक ऐसी जहन साजी की है जिसमें कि कानून की हुक्मरानी उसका बुनियादी सुतून है। एक ऐसी तरबियत की है जिसमें कि मेरे जैसे गैर सियासी लोग भी सियासत में आने पे मजबूर हुए, क्योंकि ये कौम के लिए एक खिदमत का एक जरिया था, ये कारोबार के लिए नहीं था। ना इमरान खान का कारोबार है, ना मेरा कोई कारोबार है, ना कई हमारे जो साथी हैं उनका है। इसलिए क्योंकि हम समझते हैं कि हमारा मुस्तकबिल इस मुल्क के साथ बंधा हुआ है, और जो भी अच्छी बुरी हमारे इस मुल्क में गुजरनी है उसको हम करेंगे, लेकिन हम इसको एक ऐसा मुल्क बनाएंगे जहां पे लोग अपने पाकिस्तानी होने पे फख्र करें, पाकिस्तान में भी और बाहर भी। अच्छा, लेकिन हम एनालिसिस कर रहे हैं, देखें आप एनालिसिस कर रहे हैं, आप करेंगे क्या बतौर पॉलिटिकल पार्टी? ये सवालात मेरे पास मौजूद हैं। मैं आप समझ के पहले और ये मकबूल जान साहब मुझे बताएं कि इसहाक डार साहब वाले फॉर्मूले का क्या हुआ? मुझे याद है जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने हमें बताया कि मीडिया को बताया कि मिफ्ता इस्माइल ने जनरल कमर जावेद बाजवा को 2018 में कहा कि दुआ करें हमारी हुकूमत ना आए। तो बाजवा साहब ने कहा कि फिर इलेक्शन आप लड़ते हैं तो हुकूमत ना आई, ये क्या बात हुई? तो उस पर मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि जो माइंस हमने बिछा दिए इकॉनमी में, और जो हालत इसहाक डार साहब इकॉनमी की करके गए हैं, 3 साल तक जिसकी भी हुकूमत आए सीधी नहीं होगी। और फिर उसके बाद हमने देखा कि 3 साल गुजरे और दोबारा उसी इसहाक डार को लाया गया, और उसी आर्मी चीफ जो हमें ये बात बता रहे थे, उन्हीं की मौजूदगी में एयरफोर्स के तैयारे में वो आए, और पाकिस्तान के मीडिया ने जमीन आसमान के कलाबे में ला दिए। डार साहब ने कहा अभी तो मैंने डंडा नहीं चलाया। तो ये सारा क्या हुआ? और ये मकबूल जान साहब, इनसे कंट्रोल नहीं हुआ, कर नहीं पाए, या एहलियत ही इतनी थी? देखिए मिस्टर इस्माइल जो भी था, वो वैसे तो उसने जो मिस्टर इस्माइल खान ने जो पहले किया था ना इमरान खान के आने से पहले, क्योंकि जुलाई में इनकी हुकूमत खत्म हुई थी और खास तौर पे इन्होंने बजट बनाया था, और बजट के अंदर जिस किस्म की इन्होंने टैक्सेशन की थी उससे पता चलता था कि इन्होंने इमरान खान आ रहा है तो इन्होंने उसको वो माइल बिछाई थी, वो तो नजर आ रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी इमरान खान संभाल गया। यहाँ सूरत हाल ये हुई कि यहाँ मसला मिफ्ता इस्माइल का नहीं, यहाँ बेसिकली मरियम नवाज की अना का बना है। मिफ्ता इस्माइल किसी हद तक बेहतर काम कर रहा था, लेकिन उसको पता था कि वो नहीं कर सकता। वो एक बड़े आराम से सादगी में बहुत सारी चीजें बोल जाता है, इनको पता नहीं था। इन्होंने जानबूझ के उसको भेजा। आप खुद सोचें कि उसलिए इसहाक डार उन चंद का पाकिस्तान में वायद रखते हैं कि जिसके बारे में बाकायदा उन्होंने कहा था IMF ने कि इस शख्स ने झूठ बोला है, इस शख्स ने फजिंग की है, इस शख्स ने गलत डॉक्यूमेंट पेश किए हैं, और जिसकी वजह से पाकिस्तान को जुर्माना देना पड़ा था मुशर्रफ दौर के अंदर। उस बंदे को यहाँ लाया गया। अब उस बंदे ने जो यहाँ पर जो उन्होंने उसने अपने आप को समझ बताने के लिए कि मैंने डॉलर जो है वो बड़ा कम रेट पे किया है, पाकिस्तान से डॉलर आउट हो गया। पाकिस्तान में दवाइयां मंगाने के लिए पैसे नहीं रहे, पाकिस्तान में आम खाने का तेल मंगाने के लिए पैसे नहीं रहे, पाकिस्तान में आलू प्याज अदरक मंगाने के लिए पैसे डॉलर नहीं रहे। आप क्यों? उसकी वजह ये थी डॉलर लोगों ने छुपा लिए। इसलिए छुपाए कि उनका ज्यादा था, अपना क्या नाम है, अपना रेट ज्यादा था। लोग कहते हैं कि बैंक का रेट जो है उसके मुकाबले में इस रेट को हम
इंप्रूव करेंगे तो हम बेच देंगे। हमेशा दुनिया में बैंक से मार्केट का रेट 1 रुपया आधा रुपया जो है वो कम हुआ करता है ताकि लोग मार्केट का काम चले और लोग मनी चेंजर के पास जाएं। उन्होंने तबाह बर्बाद करके रख दिया। अभी जो परसों कार्गो का जो चीफ चीखा है उसने कहा है कि आपने जिस वक्त ये बैन उठाया है, ये सारी सूरत के अंदर जब उन्होंने मानने से इनकार किया है तो हमारी तो जिंदगी भर की जमा पूंजी खराब हो गई। मुझे नहीं लगता कि ये पाकिस्तान के साथ कोई खास उस सतह पे आए हैं कि ये कोई नेक नीति। मुझे तो इस पूरे प्लान में बदनीति लगती है। बाकी नीयतों का हाल अल्लाह जानता है, लेकिन इस तरह जो है कोई बुरा से बड़ा दुश्मन भी नहीं करता। अच्छा, ये ट्रिब्यून के अंदर खबर छपी हुई है कि मोहम्मद जुबैर साहब ने कहा कि डार साहब नवाज शरीफ साहब को मिसलीड करते हैं इकोनॉमी के मामलात के ऊपर। यानी ये तो फिर पुरानी बात है। डार साहब अगर हमेशा से यही करते हैं और डार साहब का रिकॉर्ड इकोनॉमी में एक बुरा रिकॉर्ड है, अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन उसके बावजूद पीएमएलएन एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान की। अगर वो एक ऐसे शख्स के ऊपर बार बार भरोसा करती है और फ्यूचर में भी वो यही इरादा रखते हैं इन पे भरोसा करना है, तो ये तो आग से खेलने वाला काम है। और ये सब देखिए 2-3 काम है जो उन्होंने किए हैं जो इनको फायदा देते थे और मुल्क को नुकसान पहुंचाते थे। डार के ज़रात के जरिए उन्होंने बुनियादी तौर पर पाकिस्तान का सारा जो सूरत हाल है वो ट्रेडर्स कंट्री बना दिया। उन्होंने कहा कोई जरूरत नहीं कि पाकिस्तान के अंदर जूतियों की फैक्ट्रियां चलती हैं, चाइना से जूता मंगाओ, पुराने रोल का चार्जर उसको बेचे। इन्होंने कहा कोई जरूरत नहीं पाकिस्तान के अंदर ये जो बिजली के स्विचेस की इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज है, आप मंगाओ, आप यहाँ पर बेचो। इन्होंने कहा कि किसी किस्म के फर्नीचर की इन्होंने वो भी उसको अलाउ कर दिया। गंदम पहले कीमत ज्यादा पे बेचो और वापसी में फिर दोबारा गंदम ज्यादा कीमत पे लो, यूक्रेन से लो या किसी और से। इन लोगों ने पाकिस्तान की पूरी इंडस्ट्रियल सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर को तबाह किया, सिर्फ अपने चंद हाल रोड, बांदर रोड, लिबर्टी और ये जो इनका इलेक्टोरल कॉलेज था, जो इनके कीमे वाले नाम देते थे, जो इनको बना के देते थे, जो इनको समाज देते थे, इनके लिए इन्होंने उसके लिए पाकिस्तान। तो डार साहब का एक एजेंडा है। उस एजेंडा का मतलब यह है कि आप किस तरह पाकिस्तान के ऊपर मैक्सिमम कर्जा डाल के पाकिस्तान की इकोनॉमी को तबाह करके अपना एम्पायर बनाते हैं। तुम अल्लाह ने बनाया है तो अल्लाह इसको बचाएगा, तो तुम इंग्लैंड में क्यों रहते हो? अल्लाह वाले मुल्क में क्यों नहीं रहते हो? इमरान रियाज, मैं और आप यहाँ हैं, इस अल्लाह वाले मुल्क से भागा कौन है? वैसे ये मैं और ये सब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का भी मुझे वाकया याद है कि गज़वा में शिकस्त हो गई थी इसलिए कि असबाब नहीं किया ठीक तरीके से मुसलमानों ने। तो अल्लाह की मदद तो उनसे ज़्यादा किसी के साथ नहीं हो सकती साहब। और अगर वहाँ पे भी गलती के ऊपर खमियाजा सामने आ जाता था तो यहाँ क्यों नहीं आएगा? यानी यहाँ हम अल्लाह पे डाल के सब कुछ खुद निकल लेंगे। और ये सब एक अजीब चीज़ है कि वज़ीर ख़जाना कहता है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की मईशत देगा और साथ ही शरह सूद 1% बढ़ा देता है और सूद जो है वो अल्लाह से जंग है। ये कोई अजीबोगरीबी फार्मूला नहीं है। ये हमें पागल समझते हैं या खुद थोड़े से हिले हुए हैं? क्या मसला क्या है? हमारी असल मसला है कि आवाम को मैं यही कहता हूँ कि इन लोगों को आप सुन के बर्दाश्त करते हो, अल्लाह ताला को आपके गुस्से में इजाफा होता है। मैं अब शबरी फराज साहब इशू की तरफ आता हूँ। जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपको इंतखाबात की तारीख नहीं मिल रही, क्या करेंगे अब आप? यानी इंतखाबात की तारीख से इंपॉर्टेंट तो आपके लिए इस वक्त कुछ नहीं है। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी है, वो भी आज़ाद हो जाएंगे, फिर हो सकता है आप गिरफ्तार हो जाएं, फिर आपके लिए हम आवाज़ उठाएंगे, फिर आप भी आज़ाद हो जाएंगे। परसों हो सकता है और ये साहब पकड़े जाएं, उनके लिए हम रोला डालेंगे, फिर वो भी आज़ाद हो जाएंगे। तो वो तो ये तो चलता रहेगा। गद्दारी और बगावत के मुकदमे तो पाकिस्तान में जो कॉपीराइट जिनके पास है वो करवाते रहेंगे। मैं जानना चाहता हूँ कि जो एक पब्लिक का एक प्रॉब्लम है कि अब वो लोग वोट डालें और अपनी हुकूमत बनाएं, वो तो डेट्स आपको नहीं मिल रही अभी तक। सुबाई जो आपने असम्बलियां तहलील की हैं वहां पर भी नहीं मिल रही, लगभग आधा महीना होने वाला। क्या करेंगे? देखिए इमरान, बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी पार्टी है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी, चारों सूबों में उसकी मौजूदगी है। हमने हमेशा आइन और कानून के दरमियान रहकर हमने अपनी सियासत की है, बिकॉज हम समझते हैं कि अगर एक तरफ हम ये कहते हैं कानून की हकमरानी, तो उस पर हम खुद भी अमल करते हैं। आप हमारे जलसे जुलूस लाखों की तादाद में, पाकिस्तान की तारीख में जितने बड़े जलसे इमरान खान ने किए किसी ने नहीं किए, इंक्लूडिंग भुट्टो। अब ऐसे हालात में हमारा नजरें जो है, हमने पिटीशन जमा भी कराई है लाहौर हाई कोर्ट में इस सिलसिले में कल,
और हम अदालत की तरफ देख रहे हैं और हम अदालत से उम्मीद करते हैं और यकीन रखते हैं कि इस वक्त अगर इस मुल्क को कोई भी बचा सकता है तो वो अदालतें बचा सकती हैं। उन्होंने अपना रोल अदा करना होगा, उन्होंने इंसाफ की बालादस्ती के लिए मुतहरिक होना होगा, उन्होंने फैसले करने होंगे, कानून और आइन के मुताबिक फैसले करने होंगे। पूरी कौम की नजरें उन पे हैं, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि हम कानूनी रास्ता अपनाएंगे और हम देखेंगे कि ये क्या करते हैं और ये समझ में आती है बात। देखिए इमरान, इस वक्त पूरा पाकिस्तान के अवाम एक तरफ खड़े हुए हैं और ये जो चंद एक टोला है ये उस एक सिस्टम जो है वो अलहदा आइसोलेट हो गया है। अब वो सिस्टम अपनी पूरी कुव्वत से इस पूरे पाकिस्तान के अवाम को कुचलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि अब अवाम को इस चीज का अंदाजा हो गया है कि अगर मुल्क ने तरक्की करनी है तो वो अवाम के नुमाइंदे करेंगे जो वो इलेक्ट करेंगे। अवाम को ये नहीं है कि उनको इस्तेमाल कर लिया और इलेक्शंस भी कर लिए और असेंबलियां भी बन गई और हुकूमतें भी बन गई, लेकिन उनके पास इख्तियार कोई नहीं हो। वो सिर्फ जो है तो एक कहते हैं ना सिंबॉलिक उनकी प्रेजेंस हो, लेकिन फैसले कोई और कर रहा हो। इस चीज ने इस मुल्क को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। हमारा मुल्क बहुत पीछे रह गया है। हम हर कदम जो लेते हैं उसके लिए हमें धकेल दिया जाता है। आप अदालती रास्ता इख्तियार करेंगे। एक सेकंड, मैं जरा और ये सब मुझे आप ये बताएं कि क्या इलेक्शन टाइम पे दोनों सूबों में मिल जाएंगे? देखिए आइन में तो गुंजाइश नहीं है, वहां तो इन्हें पड़ेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के जो गवर्नर हैं वो बड़ी साफ बातें कर रहे हैं कि जी एस्टेब्लिशमेंट का ही है, अब आपको पता है सारा, यानी वो तो बड़ी साफ बात कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इंतखाबात टाइम पे पाकिस्तान तरीके इंसाफ को मिल जाएंगे? मरियम के आने का मतलब तो यही है कि उनको अब इंतखाबात में उतरना है बादल नखास्ता। ईमान आपको मैं पास बताऊं कि पाकिस्तान में कोई भी ताकत इस मकाम, इस मर्तबे, इस हैसियत, इस कुव्वत में नहीं है कि पाकिस्तान में एक एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इलेक्शन दे कर सके। इस तो नामुमकिनात में से है। वो उनको अंदाजा हो चुका हुआ है कि हम किस सतह पे हैं। पाकिस्तान की टोटल जो कुव्वत है ना एस्टेब्लिशमेंट की, वो टोटल इस वक्त कहते हैं खत्म है। वो अवामी फोर्स बहुत ज्यादा हो चुकी है। इलेक्शन तो मिलेंगे आपको, ये तो तय है, लेकिन कोशिश ये की जा रही है, फैसले उनके अंदर ये हुए हैं कि इमरान खान को 2/3 मेजॉरिटी को रोका जाए। इससे ज्यादा उनकी कुव्वत हैसियत नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो भी नहीं रोक सकते। ठीक है, हमारे पास मुलाकात होती है कल एक नए प्रोग्राम के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।